दिस इज़ आंचल श्रीवास्तव। वेलकम टू TCS एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो CTET, UPTET, KVS या फिर नेट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, उसके बाद से उसके अंदर कुछ ग्रोथ होती है, कुछ डेवलपमेंट होती है, जिससे वो एक अडल्ट और धीरे धीरे करते वो ओल्ड एज तक आता है। ठीक है, ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ओवम के फर्टिलाइजेशन से लेकर के डेथ तक। फर्टिलाइजेशन से लेकर के टिल डेथ तक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और ये एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके का डिफरेंस है। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरीके से एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं, इन दोनों में किस तरीके से हम डिफरेंस जान सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रोथ होता है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये है कि ये क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि ये एक इसका आकलन किया जा सकता है, ये मीजरेबल होता है, यानी इसको मापा जा सकता है, इससे मापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य कुछ ये है कि जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो उसकी फिज़िकल ग्रोथ से ली जाती है, मतलब उसका जो शारीरिक विकास होता है वो हम लेते हैं ग्रोथ में, यानी वृद्धि में। और डेवलपमेंट का मतलब विकास। ठीक है, ये हो गया इसका पहला डिफरेंस कि ये जो है वो क्वांटिटेटिव होता है और ये जो है मींस डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब कि इसका जो मेज़रमेंट है वो हम गुण के उस बेसिस पे लगाते हैं, मींस ये गुणात्मक होता है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है या जन्म से पहले भी जो अल्ट्रासाउंड में उसकी जो ग्रोथ दिखती है, उसकी फिज़िकल ग्रोथ, उसके हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनका पैर बढ़ रहा है, उनका हेड बन रहा है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं। उसे मापा जा सकता है कि इतने इंच की वृद्धि हाथ या पैर में हुई, इतने इंच का उसका बॉडी पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्क्रीट नहीं होता। और क्वालिटेटिव में हम जो उसकी मेंटल और अदर जो उसकी कॉग्निटिव लेवल की जो डेवलपमेंट है वो हम उसमें डेवलपमेंट में उसकी बात करते हैं। मींस अगर क्वांटिटेटिव को मापा जा सकता है तो क्वालिटेटिव को गुण के रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है। और फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि इसमें किसी भी बच्चे का, किसी भी किशोर का या किसी भी वयस्क का बॉडी
साइज, शेप और साथ में लेंथ, उसका वेट मतलब इसकी जो लंबाई है, साथ में उसका जो वजन है, इन सारी चीज़ों से हम बच्चे की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं जब क्वालिटेटिव की बात होती है तो क्वालिटेटिव में इंटेलिजेंस वगैरह की हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो ये है कि ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आकर रुक जाता है। मीन्स ग्रोथ का एक समय होता है, इसकी एक निश्चित सीमा होती है और एक निश्चित समय होता है। एक बच्चे के अगर बॉडी पार्ट्स बढ़ने शुरू हुए, एज बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वेट अगर बढ़ना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु तक उसकी वेट, उसकी हाइट, उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, नहीं, बल्कि वो एक समय पे आकर रुक जाता है। इसीलिए ग्रोथ जो है वो निश्चित समय के लिए होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट डेवलपमेंट जो होता है वो अनिश्चित समय तक होता है। डेवलपमेंट अनिश्चित समय के लिए होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझें कि एक बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो कम होती है या कुछ और किसी और लेवल पे होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाती है। उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उसकी रीजनिंग, उसकी क्रिएटिविटी, मींस उसकी निर्णय करने की क्षमता, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच जो है या उसकी फीलिंग्स, ये इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता रहता है। तब तक होता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो लर्निंग है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए डेवलपमेंट को वर्म टू टॉम भी कहते हैं। वर्म मीन्स गर्भ, टू टॉम, टॉम मीन्स हुआ मृत्यु तक या जो शवासन होता है वहाँ तक, वर्म टू टॉम। फिर उसके बाद ग्रोथ का एक और, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जब और भी कुछ डिफरेंसेस जब देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें ग्रोथ का एक चौथा डिफरेंस ये क्वालिटी ये है कि ये ऑब्जर्वेबल होता है। ऑब्जर्वेबल का मतलब कि इसको किसी भी बॉडी को देख करके, किसी भी बच्चे के या वयस्क के बॉडी को देख करके हम बता सकते हैं कि वो बच्चा या जो वो वयस्क है उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट ज़्यादा है, कम है, उसके हाथ पैर लंबे हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ऑब्जर्वेबल होता है, मीन्स हम इसको देख सकते हैं। ये कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट लेवल पे होता है। हम किसी भी बच्चे को देख करके उसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये यहाँ पे ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। हम उसे एसेस करके, उसका असेसमेंट करके उसे बता सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है और किस हद तक हो सकता है। मीन्स ये जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। और एक चीज़ डेवलपमेंट में ये देखी जाती है कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का होना ज़रूरी नहीं होता है। मीन्स जब
डेवलपमेंट होता है बॉडी का जब उसके क्वालिटेटिव जो थिंग्स हैं, जब उनका चयन होना शुरू होता है, जब उनका ग्रोथ होना शुरू होता है, तो उस टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ भी उसी लेवल का हो। जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नाटे और थोड़े से छोटे जो व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, और उनकी हाइट और उनकी वेट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी उसी तरीके से छोटा हो। तो इस वजह से डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने बात कर लिया ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अब इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस की। स्टेजेस का मतलब हुआ कि जो भी उसमें अलग अलग टाइम, अलग अलग लेवल्स जो हैं किसी भी बॉडी के ग्रोथ के या डेवलपमेंट के, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो प्रीनेटल यानी गर्भावस्था। पहला स्टेज होता है गर्भावस्था यानी प्रीनेटल। ये इसका जो समय है वो कब तक का होता है? जन्म तक का। जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया होता है तब तक वो गर्भावस्था में होता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है, या आप जन्म तक कह सकते हैं या जन्म से पूर्व, उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है ये होता है नेटल का यानी इन्फेंसी का, स्टेज ऑफ इन्फेंसी। मीन्स नवजात। जो नवजात शिशु होता है ये दूसरा स्टेज उसका होता है, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक माना गया है। ऐसे हर किताबों में अलग अलग आपको एज और स्टेजेस के जो यहाँ एज जो मैं दिखा रही हूँ वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। किसी में 1 साल दिखा सकता है, किसी में 2 साल भी दिखा सकता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो होता है चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड का मतलब बाल्यावस्था। तीसरी स्टेज जो है वो चाइल्डहुड की होती है, जो कि 2 साल से लेकर के 12 साल तक माना जाता है। ये 2 से लेकर 12 साल तक जो होता है उसे चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। चौथा जो स्टेज आता है वो आता है किशोरावस्था का। किशोरावस्था, ये जो उम्र होती है किशोरावस्था की वो मानी जाती है 12 या 13 से लेकर 18 या 19 तक। ठीक है। फिर जो 5वीं अवस्था जो होती है वो मानी जाती है अडल्टहुड की। अडल्टहुड यानी वयस्कावस्था। वयस्कावस्था में 20 या 21 से शुरू होकर के ये टिल डेथ तक इसका क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ये हो गए डेवलपमेंट के स्टेजेस जो कि इस तरीके से होते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इनके कुछ पहलुओं को निर्धारित किया गया है, वो कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहला जो है वो फिजिकल यानी शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं? हाइट मीन्स कद या लंबाई, वजन, और बॉडी का जो प्रपोर्शन है, मीन्स उस बॉडी का जो अनुपात है वो किस रेंज में है, ये भी देखा जाता है। शारीरिक अनुपात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब जो डेवलपमेंट में जो दूसरे तरीके की डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ऐसे समझते हैं कि जब एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से उसकी एक्टिविटी से उसके इंटेलेक्ट का पता चलता है। उसके किसी बात पे जो वो इमोशंस जाहिर करता है, किसी बात को जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो जिस तरीके से उसकी तरफ अपना अटेंशन देता है, माँ को देख करके जितना वो अपनी एक्टिविटी में थोड़ा चेंज लाता है या अपने पिता को देख के जो एक्टिविटी में चेंज लाता है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि बच्चा बहुत समझदार है, छोटा है बट बहुत समझदार है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ, वैसे वैसे उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी बदलाव आता है। और जो IQ है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ही आता है। तो इंटेलेक्ट जो है वो भी डिसाइड करता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ ही बच्चे का ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि साथ में इसके सारे पहलुओं पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो इमोशनल डेवलपमेंट। मीन्स संवेगात्मक विकास। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट को कैसे समझते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशनली डेवलप्ड नहीं है, तब तक किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में उसे किस तरीके के इमोशंस को शो करना है वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि उसके जो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ जो उसकी जेनेटिक्स है, जो जीन्स हैं, उनके थ्रू भी वो इन सारी चीज़ों को वो सीखता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ ही चलता रहता है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो मोरल डेवलपमेंट की। मोरल डेवलपमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो उसे नैतिकता का ज्ञान कराती हैं, इसीलिए इसे नैतिक विकास कहते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उस टाइम में कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सी चीज़ें सही हैं, कैसी लैंग्वेज सही है और कैसी लैंग्वेज गलत है, कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेंस देता है, अप्रूवल देता है और कैसा बिहेवियर हमें रिजेक्ट करता है, धीरे धीरे ये बच्चा वो सीख जाता है। इसीलिए कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थियरी में बताया कि जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है वहाँ पे बच्चा रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मीन्स उसे जिन चीज़ों पे पनिशमेंट मिलती है वो समझता है कि ये मॉरली वो ठीक नहीं है और उसे वो रिजेक्ट करना शुरू करता है, और जिन चीज़ों पे उन्हें रिवॉर्ड यानी गिफ्ट्स मिलते हैं, जिन चीज़ों पे उन्हें रीइंफोर्समेंट मिलता है,
तो वो बच्चा सीख जाता है कि वो चीज़ें सही हैं जिस पे उसे पॉजिटिव रिगार्ड यानी धनात्मक एक उपहार के तौर पे कह सकते हैं वो मिलता है। तो वहाँ से मॉरल डेवलपमेंट का भी ज्ञान बच्चे को होने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल मीन्स सामाजिक विकास। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है उस टाइम में फिज़िकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल इमोशनल या मोरल के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है उसका सोशल डेवलपमेंट। और ये सोशल डेवलपमेंट उसके परिवार से शुरू होता है, उसके माँ बाप से शुरू होता है और धीरे धीरे वो आस पड़ोस और उसके बाद एक समाज में भी इसकी भूमिका दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आमतौर पे हम कहते हैं कि हम बहुत सोशल हैं, बहुत सामाजिक हैं, क्योंकि 4 लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना है, हमें बात करने का तौर तरीका है उनसे और हमें वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सोशली डेवलप्ड है, मीन्स हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छे से किया गया है। उसके बाद जो आता है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा बलबलाना शुरू करता है, मीन्स जो उसका बल्बल बिहेवियर है वो शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे उससे कुछ साउंड्स निकालने आ जाता है वो दूसरों से सुन करके। उसके बाद साउंड्स के बाद हर एक स्टेज पे वो एक एक चीज़ें सीखते जाता है। बलबलाने के बाद साउंड्स निकालना, फिर एक एक वर्ड्स को सीखना जैसे कि म प। उसके बाद फिर एक एक वर्ड्स बोलना, छोटे छोटे वर्ड्स, फिर बड़े बड़े वर्ड्स, फिर थोड़े बहुत सेंटेंस को उलट पलट कर बोलना और फिर धीरे धीरे जो ग्रामर की जो नॉलेज आती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी धीरे धीरे जैसे अदर डेवलपमेंट्स हैं वैसे ये भी धीरे धीरे ही शुरू होता है हर एक स्टेज में। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टेजेस। मीन्स ठीक है। अब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हम पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर करके जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है और कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो एक बार हम देखते हैं इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब जो सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो है निरंतरता का सिद्धांत। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। वो कुछ धीमे हो सकता है लेकिन एक पॉइंट पे आकर के डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। वो अगर फिज़िकल है, फिज़िकल डेवलपमेंट है तो वो बीच में रुकता है, लेकिन
ग्रोथ है तो वो बीच में रुक सकता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट है तो वो निरंतर चलता ही रहता है। वो एक समय के लिए कुछ कम हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता है। तो हमेशा डेवलपमेंट में एक निरंतरता बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, असमरूपता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी। मीन्स जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो हमेशा एक दर से नहीं चलता है। जैसे कि अभी बताया कि कॉन्टिन्यूटी होती है, वो हमें निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, लेकिन समरूप नहीं होता है। मीन्स हर एक उम्र में हर एक जो स्टेज होते हैं उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे पाई जाए। दर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा होता है कि जो एज 12-13 की होती है उस टाइम में फिज़िकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। उसके पहले कुछ सालों तक एक ग्रोथ थोड़ा प्लेट्यू के स्टेज में आती है। मीन्स एक समान कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत करके चलती है, लेकिन जो 12-13 के बाद का जो स्पेशली लड़कियों के लिए जो एज होती है 12-13 की, उसके बाद उनका फिज़िकल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। और 18-19 के एज में लड़कों का जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से माना जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो दर होती है वृद्धि की वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद फिर जो तीसरा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत मतभेद। व्यक्तिगत मतभेद मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो किसी भी टाइप के डेवलपमेंट में या किसी भी टाइप के ग्रोथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा पड़ोस का बच्चा है जिस तरीके से उसकी हाइट बढ़ रही है या उसका वेट बढ़ रहा है, वैसे ही किसी बगल वाले की भी हाइट या वेट उसी तरीके से बढ़े। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी स्किल्स अलग होती हैं, उससे उसका जो व्यू ऑफ पॉइंट है किसी चीज़ को देखने का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अलग अलग होती है। वो थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है और उसका फिज़िकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से 10 साल की एज में हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का भी बच्चा जो 10 साल अभी पूरे करने वाला है उसकी भी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो उसी तरीके से हो। वो हो सकता है कि या तो उससे तेज़ी हो या उससे धीरे हो रही हो। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा सिद्धांत है वो है समरूपता का सिद्धांत। यानी यूनिफॉर्मिटी की थ्योरी, यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि असमरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी जो वृद्धि की जो दर है वो एक जैसी नहीं होगी। मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो एक जैसा नहीं होगा। वहीं पे समरूपता का सिद्धांत यानी यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत ये कहता है कि ये सही है कि असमरूपता लागू होती है, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ चीज़ें, कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो कि एक एज में होते ही होते हैं। जैसे कि मोटर स्किल मीन्स जो हमारे हाथ पैर के काम करने का जो है, और बच्चा जो एक एज में खड़ा होना सीखता है, बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीखता है, वो मोटर स्किल में आता है। मीन्स कार्य करने का, कोई भी कार्य करने का जो उसका एक एक्सपीरियंस जो बनता है, इसे मोटर डेवलपमेंट जो कहते हैं।
ये वही है, मोटर डेवलपमेंट में यही है कि हमारे हाथ पैर किस तरीके से काम करते हैं और हम एक बच्चा किस तरीके से पहले बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है। तो ये सारी जो स्किल हैं वो समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि एक एज पे, एक एज ऑफ स्टेज पे आकर के वो लगभग मैक्सिमम बच्चों में सेम होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा 4 साल की उम्र तक भी बैठना नहीं सीखता है तो वहाँ पे आपके दिमाग में एक अलार्म क्लिक होता है कि बच्चा 4 साल का हो गया है लेकिन उसने अभी बैठना नहीं सीखा है या उसने अभी चलना नहीं सीखा है। तब आपको समझ आता है कि कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो कि कुछ थोड़े बहुत कुछ महीनों के डिफरेंस होते हैं लेकिन लगभग सभी बच्चों में एक समान होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी थ्योरी है वो ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मीन्स जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। देखिए कैसे। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। कैसे? पहले बच्चा हाथ उठाना सीखता है, ठीक, उसके बाद वो उंगलियां चलाना सीखता है। पहले बच्चे के हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उसकी उंगलियों पे कंट्रोल आता है। पहले बच्चे के सिर पे कंट्रोल आता है, फिर उसकी गर्दन पे कंट्रोल आता है। इसी तरीके से सबसे पहले बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। तो इससे क्या समझ आता है कि पहले जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं और उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे बच्चा काम करता है। ठीक है, इसी वजह से इसे जनरल टू स्पेसिफिक कहा गया है। उसके बाद जो छठवां इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्परता का सिद्धांत। यानी इंटर रिलेशन। ठीक है, परस्परता का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी ग्रोथ के डायमेंशन है, चाहे वो मोटर स्किल हो, मीन्स हमारे हाथ पैर के चलने की डेवलपमेंट, हमारे हाथ पैर के चलने का जो स्किल है वो हो, या तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स हमारी भाषा कौशल हो, या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल यानी कि जो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एक इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं यार उसको, ठीक है, या फिर वो इंटेलेक्चुअल स्किल हो या फिर हमारा कॉग्निटिव स्किल हो। ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, मीन्स उनके बीच में एक इंटर रिलेशन होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, अगर वो सोशल है, ठीक है, तो उस कहीं ना कहीं वो ये भी डिसाइड करता है कि उसका जो एक सोशल डेवलपमेंट अगर बहुत अच्छे से हुआ है तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी वैसे ही हुआ होगा। ठीक है, मीन्स एक दूसरे से एक रिलेशन होता ही है, एक की ग्रोथ दूसरे की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। उसके बाद आता है पूर्व कथन का सिद्धांत। पूर्व कथन का सिद्धांत यानी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी या कहते हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
एक बच्चे को लेकर के उसकी माँ, उसके पिता, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि बच्चे की ये स्टेज है तो इस स्टेज में इन तरीके के स्किल, इन तरीके के कौशल जो हैं वो आ जाने चाहिए या आते ही होंगे। तो इस तरीके की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी वजह से स्टेजेस बताए गए हैं कि इन स्टेजेस में बच्चों के अंदर ये कौशल आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आता है डेवलपमेंट डायरेक्शन। डेवलपमेंट के डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलर 2 तरीके के डायरेक्शन में होता है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी दिशा। जब दिशा की बात करते हैं तो 2 तरीके के डायरेक्शन की बात लोगों ने की है। पहला है सिफेलिक कॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलिक कॉर्डल की जब बात करते हैं तो सिफेलिक कॉर्डल में बताया गया है कि जो सिर से पैर तक का जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स हेड टू टो जिसे कहते हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है वो सिफेलिक कॉर्डल माना जाता है। मीन्स ये जो होता है वो हमेशा वर्टिकल में चलता है, हेड से लेकर के टो तक यानी फीट तक। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो हमेशा सेंटर से शुरू करके जो पेरिफेरी होती हैं वहाँ तक जाता है। पेरिफेरी, सेंट्रल से पेरिफेरी का मतलब ये हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल चलता है। मतलब कि सबसे पहले हाथ बच्चे का कंट्रोल में आता है और उसके बाद उसकी कलाई कंट्रोल में आती है और उसके फिर उंगलियां कंट्रोल में आती हैं। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, इस शेप में चला, तो इस वजह से इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसी तरीके से हमारे जो विसेरल ऑर्गन, मीन्स जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गई बात प्रिंसिपल्स की। ये जितने भी सिद्धांत अभी मैंने बताए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसी के बेसिस पे, चाहे वो एक टीचर हो, एक लर्नर हो या पेरेंट्स हो, वो उसकी बेसिस पे अपने बच्चे के डेवलपमेंट या ग्रोथ का प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एजुकेशन में, मीन्स जो शिक्षा है उसमें किस तरीके की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन जब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव, जब शिक्षा के क्षेत्र में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रभाव जब जानने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले तो किसी भी
पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला टीचर जो होता है वो उसके माता पिता ही होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स के लिए इसका यूज़फुलनेस जो है वो ये है कि माता पिता ये समझ जाते हैं कि अगर बच्चा इस स्टेज में है तो कौन कौन से उसे कौशल आ जाने चाहिए और कौन कौन से कौशलों की अभी कमी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आती है कि हर बच्चा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चे को लेकर के वो नियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो है वो टीचर जब अपनी क्लास में जब पढ़ाना शुरू करता है तो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वो ये जान लेता है कि ये बच्चा इस स्टैंडर्ड में है, इस क्लास में है, इसकी उम्र इतनी होगी और इसकी ग्रोथ इस लेवल तक ही होगी, तो वो जो कुछ भी सिखाता है वो उसी तरीके से सिखाता है कि बच्चा उसको अच्छे से समझ ले और सीख ले। उसकी जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी है वो टीचर उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि बच्चा अगर इस उम्र का है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी या मेमोराइज़ करने या यादाश्त जो है या याद करने की जो क्षमता है वो इतनी ही है, और इस बेसिस पे वो उसे सिखाता है या पढ़ाता है। दूसरी चीज़ टीचर के लिए भी है कि वो एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना कम कर देता है अपने बच्चे से, अगर उसे लगता है कि बच्चा उस हिसाब से नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाए। मीन्स या तो वो ओवर एस्टिमेट करना बंद कर देता है। एक बच्चे को लेकर के बच्चा खुद भी क्लास में बहुत सेंसिटिव होता है, और टीचर का जो रोल होता है अपने स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ टीचर बच्चे को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ पे भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। तो इस वजह से एजुकेशन के फील्ड में टीचर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जब जान लेता है तो वो स्टेजेस के हिसाब से ही बच्चों को टास्क भी देता है। ठीक है। फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि अबनॉर्मलिटीज़ मीन्स जो नॉर्मल से हट के है उसके बारे में जानना। जब टीचर या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं कि बच्चे की इस उम्र तक इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, और तब वो ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। इस वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो जानकारी है वो माता पिता या टीचर्स, अध्यापकों को भी रहनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। और इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वो एक बच्चे पे पड़ता है। मीन्स बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से होती है। थैंक यू सो मच। आज हमने पढ़ा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आगे एनवायरनमेंट और ह्यूमन ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है। और बाकी आप टीसीएस एकेडमी के साथ अपडेट होते रहिए और बने रहिए टीसीएस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।